नमस्कार, आरएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सुनीता। एक नजर आज की मुख्य गतिविधियों पर। बीकानेर में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा लगातार भयावह होता जा रहा है और प्रशासन भी अपनी तरफ से इस संक्रमण की चेन को तोड़ने में पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। इसी क्रम में बड़ा बाजार और फड़ बाजार क्षेत्र की भीड़भाड़ वाले इलाकों में जहां कोरोना संक्रमण का डर बहुत अधिक हो रहा है, वहां के 500 मीटर दायरे के क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। बीकानेर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते फैलाव को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा बड़ा बाजार क्षेत्र और फड़ बाजार क्षेत्र के 500 मीटर के दायरे में सभी दुकानों को बंद कर दिया गया है। इस क्षेत्र को पूर्णतः जीरो मोबिलिटी घोषित करते हुए यहां पर सभी दुकानों को बंद कर आवागमन को भी पूर्ण तरह से बंद कर दिया गया है। बड़ा बाजार और कोर्ट गेट थाना क्षेत्र है, लेकिन कोर्ट गेट थाना क्षेत्र में कई दुकानें खुली है, सब्जी की दुकानें भी खुली है। क्या कारण रहा? जो बड़ा बाजार और जो सिटी कोतवाली का बड़ा बाजार व कोर्ट गेट का फड़ बाजार, इसको केंद्र बिंदु बांधते हुए 500 मीटर के दायरे में कंटेनमेंट जोन बनाया है। श्रीमान कलेक्टर साहब द्वारा आदेश जारी किया गया था। इसको जीरो मोबिलिटी क्षेत्र बनाना है कि आज संक्रमण काफ़ी ज़्यादा फैलने की संभावना है। इसलिए जो उक्त दोनों जगह के 500 मीटर के दायरे के अंदर ही सारी दुकानें बंद है। अदरवाइज़ तो मोहल्ले में और जो एसेंशियल सर्विस की दुकानें हैं, परचून की और दूध की, वो पूर्व में जो समय निर्धारित था उसी के अनुसार चल रही हैं। सर, चालान भी काटे जा रहे हैं। चालान का ये जो बेवजह घूम रहे हैं, किसी कारण से कोई वैक्सीनेशन के लिए आया, कोई दवाई के लिए हॉस्पिटल जा रहा है या फिर कोई इमरजेंसी सेवा में जा रहा है, तो उसको नहीं रोका जा रहा, उनसे पूछताछ करके छोड़ा जा रहा है। लेकिन कुछ लोग बेवजह ही रोक टोक बेवजह निकल रहे हैं घर से बाहर। व्यास कॉलोनी से सिटी के अंदर सामान लेने आए हैं, उनको जब ये अनुमति कर दी गई अपने मोहल्ले में दुकान नज़दीक लें सामान, फिर भी नहीं मान रहे तो उनका चालान किया जा रहा है, उनको समझाइश भी की जा रही है। कंटेनमेंट जोन कितने तारीख है? अभी 24 तारीख तक का आदेश है। आगे बीकानेर में बड़ा बाजार और फड़ बाजार का क्षेत्र संक्रमण का केंद्र बनता जा रहा है। इसी के चलते प्रशासन द्वारा फड़ बाजार और बड़े बाजार क्षेत्र के 500 मीटर के दायरे को मिनी कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और वहां धारा 144 लगा दी गई है। पुलिस थानाधिकारी मनोज माचरा और एरिया मजिस्ट्रेट ऋषिवाला श्रीमाली द्वारा इन क्षेत्रों का जायजा लिया गया। बीकानेर के बड़ा बाजार क्षेत्र और फड़ बाजार क्षेत्र में लोगों की भीड़ के कारण कोरोना संक्रमण का डर बढ़ता ही जा रहा है। इसी डर को देखते हुए प्रशासन द्वारा बड़ा बाजार क्षेत्र और फड़ बाजार क्षेत्र के 500 मीटर के दायरे को मिनी कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। वहां परचून और दूध की दुकानों को छोड़ते हुए सभी दुकानों को बंद कर दिया गया और इसे जीरो मोबिलिटी घोषित कर दिया गया है। इसी बात का जायजा लेने आज पुलिस अधिकारी मनोज माचरा और एरिया मजिस्ट्रेट ऋषिवाला श्रीमाली सहित कई अधिकारियों ने केएम रोड पर पैदल राउंड कर स्थितियों का जायजा लिया। कोरोना के संक्रमण के फैलाव को रोकने में सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसी के क्रम में आज नव बीकानेर विकास मंच द्वारा केएम रोड के पास स्थित रिखब मेडिकोज के आसपास के क्षेत्र में सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव किया गया। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए कोरोना का फैलाव रोकना बहुत जरूरी है और इस फैलाव को रोकने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव एक बहुत ही वरदान साबित होता है। इसी के तहत आज नव बीकानेर विकास मंच द्वारा केएम रोड रिखब मेडिकोज के आसपास के क्षेत्र में हाइपोक्लोराइट का छिड़काव किया गया।
तुकाते तूफान के खतरे से बचने के लिए पीबीएम अस्पताल में स्थित ऑक्सीजन प्लांट को पूरी तरह से रस्सियों से बांधकर सुरक्षित किया गया। कोरोना के इस काल में कोरोना संक्रमितों को ऑक्सीजन की सप्लाई निर्बाध रूप से होती रहे, इस हेतु पीबीएम अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन प्लांट को स्थापित किया गया। लेकिन तुकाते तूफान के चलते इस ऑक्सीजन प्लांट को कहीं कोई हानि न पहुंचे, इस हेतु सुरक्षा की दृष्टि से इसे रस्सियों से बांध दिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आज पूर्व मंत्री अजीत सिंह को दी गई श्रद्धांजलि और किया गया हवन। संयुक्त किसान मोर्चा के धरने पर जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने धरने में आज किसान नेता एवं पूर्व मंत्री अजीत सिंह के 13 दिन पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और श्रद्धांजलि रखी गई। वहीं 2 मिनट का मौन और पुष्पांजलि की गई, हवन किया गया। किसान नेता अजय सिंह के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा की गई कि किस तरह किसान आंदोलन में आगे बढ़कर उन्होंने झंडे को जारी रखने का हौसला बढ़ाया। हाँ जी सर, बताइए। आज चौधरी साहब की 13वीं है। चौधरी साहब को संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई और हवन किया गया। चौधरी साहब ने हमेशा गांव गरीब किसान के लिए लड़ाई लड़ते रहे और अपने आखिरी दिनों में भी इस किसान आंदोलन को वो 28 तारीख को संजीवनी दे के गए। जब एक किसान आंदोलन के सामने ऐसी समस्या पैदा हो गई कि जब 28 को आंदोलन ख़त्म होने की कगार पे आया तो चौधरी साहब ही थे जिन्होंने राकेश टिकैत को कहा कि जगह मत छोड़ना, यदि आप आज यहाँ से उठ गए तो 20 साल किसान वापस संघर्ष नहीं कर पाएगा, हम आपके साथ हैं और मजबूत लड़ाई से लड़ो। उसके बाद दोबारा आंदोलन खड़ा हुआ, परंतु भगवान को मंजूर नहीं था। चौधरी साहब कोरोना संक्रमित हुए, 20 तारीख को वेदांता में भर्ती हुए और 6 मई को उन्होंने वेदांता में आखिरी सांस ली और दुनिया नाम बताओ। प्यारे हुए। आज हम चौधरी साहब की 13वीं पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नाम बताओ अपना। भागीरथ मान। कोरोना के
के साथ साथ आने वाले इस तुकाते तूफान से भी लड़ने के लिए बीकानेर का प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। चक्रवात तूफान से निपटने के लिए नगर निगम प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। पूरी टीम को अलर्ट कर दिया गया है। सभी कर्मचारियों को फोन उठाने की हिदायत दे दी गई है और किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए, इसके लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ काम आने वाली जेसीबी मशीनों और ट्रैक्टरों का भी रख रखाव कर दिया गया है। देखिए, बीकानेर में भी ऑरेंज जोन में है बीकानेर, फिर भी हम सब आपदा के लिए तैयार हैं। निगम स्तर पर हर एक व्यवस्थाएं की गई हैं। उद्यान की टीम हो या सफाई व्यवस्था हो, एचओ को सबको निर्देशित किया गया है कि इस टाइम आप सब अपना फ़ोन उठाएंगे और कोई भी अनहोनी होने से पहले ही वहाँ पे टीम पहुँचे और जनता को सहूलियत दे। उसके लिए हमारी जेसीबीज वगैरह सब वाहन सब एक्टिवेट कर दिए गए हैं। फिर भी मैं बीकानेर की जनता से कहना चाहूँगी कि जब तक ये तूफान की चेतावनी है, आप सब घर में रहे, सुरक्षित रहे और ऐसी जगहों पे ना जाए, क्योंकि भारी तूफान के साथ बिजली का भी बोला हुआ है। तो आप ऐसा ना हो कि बिजली गिरे कहीं पे। तो मैं सभी से ये कहूँगी कि इसमें कोई जनहानि ना हो हमको, इसके लिए आप सब सुरक्षित रहे और निगम स्तर पे भी सारी कोरोना संक्रमण की सबसे ज़्यादा मार रोज कमाकर खाने वाले मजदूरों पर पड़ रही है। ऐसे ही मजदूरों में फल वाले, सब्जी वाले, ठेले वालों की हालत बहुत ही भयावह होती जा रही है। वे इधर उधर ठेले लगाते नजर आते हैं, तो वहीं उन्हें आम जन से भी लड़ाई झगड़ा कर अपनी जगह बनानी पड़ रही है। ऐसा ही एक नज़ारा आज रोशनीगढ़ चौराहा क्षेत्र के पास नजर आया, जहां फल वाले और आम जन के बीच में गर्मा गर्मी नजर आ रही। ऐसे में पुलिस प्रशासन द्वारा दोनों पक्षों के बीच समझाइश की गई और दोनों पक्षों के लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग रखने, भीड़ भाड़ न करने की भी सलाह दी गई। रोशनीगढ़ चौराहा पर सेंट एनन स्कूल के पास अस्थायी रूप से लगने वाले फल सब्जी के ठेलों को लेकर गली में बनने मकान वालों के विरोध के कारण परिजनों और ठेले वालों के बीच कहासुनी हो गई। मौके पर पुलिस पहुंचने पर समझाइश की गई, भीड़ को हटाया गया और ठेले वालों को समझाइश कर वहां से हटाने को बोला गया। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों को खड़े रहने, साफ सफाई रखने और कोरोना की एडवाइजरी की पालना करने को भी कहा गया। बोलो 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 बोलो। अरे आप लोग घरों में चले जाओ भाई, भीड़ मत करो। सभी को तो निर्देश बता दिए हैं, अभी उन्हें बिल्कुल नहीं जाना है। लोगों को आपको जो भी सामान नहीं है अपने घर के आसपास आगे मिल जाए, लेके अपने अपने घरों में जाइए। आप अगर हमें योगी चले बताए जो भी करें, जाइए भाई साहब, जाइए 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 अरे जाइए भाई साहब यार। मामला तो सर ये था कि जैसे यहाँ पर मामला है, तो ये किसान के घर के आगे आगे थी। तो यानी ठेले वाले हैं जो घरों के आगे खड़े थे? हाँ, ठेले वाले जो है वो घरों के आगे आगे थे। तो ये घर वालों ने थोड़ा निवेदन किया और कुछ बात हो गई इनके आपस में, इस वजह से थोड़ा माहौल गर्म हो गया। अब इनको सबको समझा दिया है और माहौल जो है वो अभी भी शांत हो गया थोड़ा, और लोग सभी अपने अपने गंतव्य स्थान को चले गए हैं। और काफ़ी मुश्किल भी हुई ये गाड़ी वालों को, क्योंकि इनका जो रोजी रोटी है इन गाड़ियों से चलती है और माल जो है इनका काफ़ी जो है आज रह गया, क्योंकि आपस में जो इनका हुआ झगड़ा, इस वजह से काफ़ी जो समस्या हुई है। लेकिन अब हम प्रशासन के द्वारा यहाँ पर आने के बाद इनको समझाइश करके किस तरह की समझाइश की गई है सर? समझाइश ये की गई है कि ये सभी जो है वो जगह छोड़कर
और एक स्थान है अपना अपना जो निश्चित कर ले और घर के आगे जो है वो गाड़ा बिल्कुल ना लगें और ये जो गंदगी हो रही है इसको ये साफ करें। बीकानेर की प्रथम महिला महापौर श्रीमती सुशीला कंवर द्वारा आज एक आम नागरिक की भांति लाइन में खड़े होकर के वैक्सीनेशन करवाया गया। बीकानेर की प्रथम महिला महापौर सुशीला कंवर 18+ टीकाकरण की पहली डोज लेने आज डिस्पेंसरी पहुंची तो महापौर ने आम पब्लिक की तरह लाइन में खड़े होकर अभियान में लोगों के साथ खड़े होकर रजिस्ट्रेशन करवा कर टीका लगवाया। महापौर ने बताया कि उनके बालक के छोटा होने के कारण वे पहले रजिस्ट्रेशन और टीकाकरण नहीं करवा पाई थी। महापौर ने पीबीएम अस्पताल के ऑक्सीजन के कारण हो रही राजनीति के बारे में भी काफ़ी चर्चा की। एक वैक्सीनेशन सेंटर में सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी देरी का कारण मेरी छोटी बेटी है, उस वजह से मैंने लेट लगाया। आप लोग लेट ना करें, मैं सबसे यही कहूँगी कि टीकाकरण बहुत ज़रूरी है और साथ ही जो कोरोना है उससे बचने के लिए भी हमें ये कवच की तरह काम करता है। तो आप सभी कोरोना की जो भी टीकाकरण जहाँ भी नज़दीक हो रहा है 18+ सबका लग रहा है तो आप अवश्य इस सबका टीकाकरण करवाइए। अच्छा, जिस तरह की जागरूकता कम नहीं हो रहे तो कहीं ना कहीं हमारी ही चूक हो रही है, हम ही जो कोरोना की गाइडलाइन है उसको पालना नहीं कर रहे। निगम अपने स्तर पे जागरूकता फैला भी रहा है, रैलियां कर रहा है, लेकिन मैं नहीं मानती कि मेरे बीकानेर शहर के इतने अच्छे लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। आप सब हल्की सी पहल कीजिए, अपने अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, बीकानेर अपना आप सुरक्षित हो जाएगा। रौनक जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगी अर्जुन जी सर जो हमारे केंद्रीय मंत्री है उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि लगातार बीकानेर को वो सहयोग कर रहे हैं अपना परिवार समझ के और हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि बीकानेर में कोई भी और जनहानि ना हो, उसके लिए वो ऑक्सीजन की कमी को दूर कर रहे हैं। कल ऑक्सीजन प्लांट भी बीकानेर आ गया और उन्होंने सेना से जो बहुत अच्छी पहल की थी मैं उसकी बहुत अच्छी सराहना भी करती हूँ। और पीबीएम को सिर्फ हमें जगह देनी थी कि काम के लिए सेना सब अपना स्टाफ लाती है, एसबीआई फंड से वहाँ पे 90 ICU बेड लगने थे और वो जो ऑक्सीजन पाइप है वो हमारे केंद्रीय मंत्री जी दे रहे हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कहीं राजनीति करनी चाहिए थी और मैं फिर से यही आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करूंगी कि ये समय राजनीति करने का बिल्कुल नहीं है। एक दूसरे का सहयोग करें, जो अच्छी पहल करे उसकी सराहना करें, उसका सहयोग करें। पूर्व यूआईटी चेयरमैन और समाजसेवी महावीर रांका द्वारा पीबीएम अस्पताल में सेना के लिए अलग से बने कोविड वार्ड के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन भेंट की गई। अभी जवान कोविड पॉजिटिव हैं। मैं स्वयं डॉक्टर शुभेंद्र हूँ, यहाँ पे पोस्टेड हूँ सेक्टर बीकानेर में। तो मेरे अंडर ही उनका इलाज चलता है और जैसा कि आप सब लोगों को विदित है, सोशल मीडिया पे भी और आजकल बहुत आता है कि ऑक्सीजन थेरेपी की बहुत रिक्वायरमेंट है इस बीमारी में। तो हमारे जवानों को भी बीमारी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ये जो मशीनें दी गई हैं इनकी भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इस जो हमारे को ये मशीनें और ऑक्सीजन सिलेंडर मिले हैं, इनसे बहुत अच्छी सहायता प्राप्त होगी और उनका इलाज जल्दी जल्दी हमारा हो पाएगा।
ताकि एक तो हम जो अपना राजस्थान सरकार का जो स्वास्थ्य तंत्र है उस पर भी लोड ना पड़े, हम भी कदम से कदम मिलाकर अपने जवानों का एटलीस्ट हम कर सकें और वहाँ पे उनका लोड कम कर सकें, तो इसमें हमें बहुत सहायता मिलेगी उनके इलाज करने में। देखिए, हम तो बीएसएफ में हैं, हम तो पूरे देश भर में घूमते हैं, हमें पता है, बस ख़ास तौर पे बीकानेर शहर की यही खासियत है कि यहाँ पर भामाशाह समाज सेवी लोग हमेशा कभी कोई समस्या आती है, विपदा आती है, उसमें बढ़ चढ़कर समाज के प्रति अपना योगदान देते हैं। और इसी के फलस्वरूप और इसी के क्रम में इन्होंने ये हमें इस बार ऑक्सीजन सिलेंडर दिए हैं और मशीनें दी हैं, ताकि जो जवान बॉर्डर पे तैनात रहता है और बॉर्डर की सुरक्षा करता है, यदि किसी कारणवश बीमार हो जाता है कोविड-19 से, तो उसकी सुरक्षा करने के लिए हमें लगाया गया डॉक्टर, हम इसी की सहायता से उनकी सुरक्षा भी कर सकते हैं, उनका इलाज भी कर सकते हैं। ये सब के जवान कोविड पॉजिटिव आ गए, उनके लिए कोविड सेंटर बनाया गया है। उसमें उनकी सुविधा के लिए ये 5 बड़े सिलेंडर, 5 छोटे सिलेंडर, 3 मशीनें, कुछ इक्विपमेंट बीएसएफ के जवानों के लिए दिए गए रामलाल चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा। बहुत सारे किस्से से जो कोई भी पॉजिटिव पेशेंट है तो उनके घर पे खाना पहुंचाया जाता है। जहाँ सैनिटाइज़र की आवश्यकता है, सरकारी बिल्डिंगों में, सार्वजनिक स्थानों पे वहाँ सैनिटाइज़र किया जाता है। जहाँ मास्क की आवश्यकता है वहाँ मास्क भेजे जाते हैं। जहाँ सैनिटाइज़र की आवश्यकता है उनको सैनिटाइज़र दिया जाता है। ठंडे पानी की मटकियाँ इसलिए दी गई कि लोग फ्रिज का पानी नहीं पिए। और अभी 5 दिन तक जो भी सुरक्षाकर्मी और सफाई कर्मी है उनके लिए हल्दी के दूध की व्यवस्था सुबह शाम दोनों टाइम पूरे बीकानेर में की गई है। और भी 101 मशीन का लक्ष्य था, जो आज 106 मशीन का लक्ष्य पूरा हो गया। और हम आगे भी आशा करते हैं अगर बीकानेर में ज़रूरत पड़ेगी तो बहुत से भामाशाह हैं जिनका सहयोग रहा। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन भामाशाहों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने इस ट्रस्ट पे ट्रस्ट किया और सहयोग किया। 6 माह की बच्ची को ज़रूरत है 16 करोड़ के टीके की। प्रधानमंत्री व अन्य देशवासियों से मदद की गुहार, मदद न मिलने पर मौत की भी आशंका। बीकानेर जिले के चुनगरण मोहल्ले के 6.5 महीने की बच्ची नूर फातिमा को 16 करोड़ की जोलगेस्मा इंजेक्शन की सख्त ज़रूरत है। अगर जल्द ही नूर फातिमा को ये इंजेक्शन नहीं लगाया गया तो नूर की जान को भी खतरा हो सकता है। नूर फातिमा का आधा शरीर काम नहीं कर रहा, समय पर दवा न मिलने से उसकी परेशानी और बढ़ सकती है। नूर फातिमा के पिता जिशान अहमद मजदूरी का काम करते हैं। उनका कहना है कि वे इतना पैसा नहीं कमा सकते हैं कि नूर फातिमा के लिए 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन खरीद सकें। इसीलिए उन्होंने मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि उनकी बेटी के लिए 16 करोड़ रुपए के इंजेक्शन की व्यवस्था की जाए। नूर फातिमा के चाचा इनायत अली ने बताया कि नूर फातिमा के जन्म के 3 महीने बाद उन्हें पता चला कि उसके शरीर में कोई समस्या है, जिसके बाद उसे लेकर जयपुर जाया गया। जयपुर के जीके लोन अस्पताल में डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने रिपोर्ट करवाने का बोला। रिपोर्ट का रिजल्ट आने पर नूर फातिमा को SMN नाम की बीमारी का पता चला, जो जोलगेस्मा का इंजेक्शन लगाने से ही ठीक हो सकती है। उन्होंने कहा कि इंजेक्शन की कीमत 16 करोड़ रुपए थी और कुछ ही दिन पहले उन्हें पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में किसी के लिए इंजेक्शन की व्यवस्था की है, तो उन्होंने भी प्रधानमंत्री से अपील की कि उनकी बेटी की जान बचा ली जाए। थोड़ा बहुत की लागत है, कैसे आएगी, क्या उम्मीद है आपको? मुझे उम्मीद है कि 3 बच्चों के टीके लगे हैं। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद है कि ऑल इंडिया मेरी भी मदद करेगी। प्रधानमंत्री है उनसे भी अपील, वो भी सुनेंगे हमारी, वो 3 बच्चे भी खेलेंगे और मेरी उम्मीद है मुझे मेरी बच्ची भी खेलेगी कूदेगी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही करती हूँ कि पूरी ऑल इंडिया मेरी भी मदद कीजिए और आगे आने वाले भविष्य में जो लोग भी हो, प्रधानमंत्री से यही निवेदन है कि वो टीका फ्री कर दे। पहले भी 3 बच्चों के लग चुका है, मुझे उम्मीद है इसके भी लगेगा और वो 3 बच्चे भी खेलेंगे और ये भी कूदेगी। ये किस तरह से आपके लिए मैनेज करेंगे? ये मेरी बेटी है, इसका नाम नूर फातिमा है। ऐसे में फर्स्ट टाइप बीमारी है, इसके लिए 16 करोड़ रुपये चाहिए, कोई इलाज नहीं है वरना इसकी जान भी जा सकती है। प्लीज़ मैं सबसे यही कहती हूँ कि मेरी बच्ची की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कीजिए। अभी आपने इसको कहाँ दिखाया? जयपुर में दिखाया था? जयपुर में प्रियांशु माथुर के पास हमने दिखाया। उन्होंने कहा कि इसको SMS बीमारी है, वरना ये इसके लंग्स और कुछ भी काम नहीं करेंगे जब अगर वो टीका नहीं लगेगा। तो सबने यही कहा, जहाँ भी इसको दिखाया
सब यही कह रहे हैं कि अगर वरना इसकी जान भी जा सकती है। 1 साल ज़्यादा से ज़्यादा साल भर ऐसे उन्होंने तो यही कहा कि साल भर ही ऐसा बच्चा जीता है और ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां होती रहती है। ये ऐसा है कि ये बच्ची नूर फातिमा मेरी भतीजी है। इसके ये जेनेटिक डिसऑर्डर वाली प्रॉब्लम है जिसका और इसका कोई इलाज है नहीं। इसका सिर्फ इलाज जो है वो एक 16 करोड़ रुपए का टीका जो यहाँ नहीं अमेरिका में है। और ये क्राउड फंडिंग के ज़रिए हम पैसा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों से भी हमने जैसे मिलाप ऑर्गेनाइजेशन से हमने भी संपर्क किया, वहाँ रजिस्ट्रेशन भी करवाया और लोगों से संपर्क करके हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये पैसा क्राउड फंडिंग के ज़रिए इकट्ठा करके बच्ची के टीका लगवा सकें। और हमने ये शुरू में हमें पता नहीं पा रहा था कि एक्चुअल में बच्ची को प्रॉब्लम क्या है, तो हमने डॉक्टर गोमर से सजेशन लिया था। तो उन्होंने हमें डॉक्टर प्रियांशु माथुर का बोला कि आप इस बच्ची को वहाँ ले जाके देखो। डॉक्टर प्रियांशु माथुर ने इसके बच्ची का रिपोर्ट करवाई जिसमें इसको SMA टाइप 1 इसको ये बीमारी क्या होता है? इसके अंदर क्या है, बच्चे का शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है और इसकी उम्र 1.5 से 2 साल बताते हैं इस बीमारी के अंदर बच्चे के। तो वक्त से पहले अगर टीका नहीं लगा है तो बच्ची की जान चली जाएगी। 1.5 से 2 साल ही बताते हैं बच्ची की उम्र। धीरे जैसे दूध पीना छोड़ देगी और इसके लंग्स वगैरह काम करने बंद कर देंगे। और अभी जैसे इसके बच्ची का शरीर के नीचे का धड़ बिल्कुल ये हमें पता चला जब बच्ची 2 से 2.5 महीने की हुई, 2.5 महीने के करीब बच्ची हुई तब हमें पता पड़ा, हमने नोटिस किया कि बच्ची हाथ पांव मूवमेंट वगैरह कुछ ले नहीं रही नॉर्मल बच्चों की तरह। तो हमने नॉर्मल चेकअप करवाने के लिए लेके गए थे। तो धीरे धीरे हमें जैसे जैसे रिपोर्ट्स वगैरह करवाते गए हमारे को ये चीज़ क्लियर होती गई और डॉक्टर ने भी क्लियर ये चीज़ कर दी कि भाई बच्ची को SMA टाइप 1 बीमारी है रिपोर्ट करवाने पर। 16 करोड़ रुपये कहाँ से आएंगे? 16 करोड़ रुपए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कुछ हम लोग सरकार से भी उम्मीद करते हैं कि वो इसमें आगे आए और दूसरे जो भामाशाह वगैरह हमारे यहाँ हैं और दूसरे जो अच्छे खासे जो हमें डोनेट कर सके, बच्ची की सहायता कर सके, हम उनसे अपील करते हैं कि भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आए और हमारी बच्ची के लिए मदद करें और इसके लिए हमारे फंड इसको रेज करने में हमारी पूरी मदद करें ताकि हम बच्ची का इलाज करवा सकें और इसका टीका लगवा। बीकानेर नगर निगम ने आज एक बड़ी कार्यवाही करते हुए KM रोड स्थित ग्रीन सोडा वाटर की दुकान को किया सील। बीकानेर नगर निगम ने KM रोड स्थित ग्रीन सोडा वाटर दुकान को सील किया। नगर निगम के रेवेन्यू अधिकारी जगदीश कीचड़ ने बताया कि अब तक निगम ने 80 दुकानों को सील कर दिया गया है और करीब 3 लाख से ज्यादा का जुर्माना भी वसूल कर लिया गया है। कहाँ की गई? जो नगर निगम का कोरोना प्रवर्तन दल है उसमें जो राज्य सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया है उसमें जो कोरोना की जो प्रोटोकॉल है उसकी सख्ती से पालना करवाने हैं तो हम नियमित रूप से सार्वजनिक स्थानों की बाज़ारों की हम गश्ती उसकी निगरानी रख रहे हैं। और जहाँ कोरोना प्रोटोकॉल की अवहेलना पाई जाती है, जो दुकानदार गैर अनुमत श्रेणी में दुकान खोलता है या अनुमत समय के पश्चात दुकान खोलता है, हम उनको सीलिंग करने की और जुर्माना लगाने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। नगर निगम ने अभी तक 80 दुकानों को सील किया है और लगभग 3 लाख रुपए जुर्माना भी उन पर लगे है। आज कौन सी दुकान सील की है? कहाँ की? आज हमने KM रोड पे कोई ग्रीन सोडा वाटर की दुकान वो गैर अनुमत थी, वो खुली पाई गई थी, इसलिए उसको हमने सील किया। कोरोना संक्रमण के इस काल में यदि व्यक्ति को कोरोना से बचना है तो उसे अपनी प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना ही होगा। हल्दी वाला दूध व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बहुत मददगारी सिद्ध होता है। यदि हम बात करें हमारे कोरोना वॉरियर्स के रूप में पुलिस कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों की, तो वे हर पल कोरोना के संक्रमण के तले अपना कार्य बखूबी निभा रहे हैं। ऐसे में रामलाल सूरज देवी रांका चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा इन कर्मचारियों को हल्दी वाला दूध पिलाकर इनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का प्रयास एक बहुत ही सराहनीय कदम है। रामलाल सूरज देवी रांका चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा हल्दी दूध का वितरण सफाई कर्मचारी और पुलिस कर्मचारियों को उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए आज वितरित किया गया।
बड़ा बाजार क्षेत्र में पूर्व पार्षद गिरिराज जोशी के सानिध्य में यह हल्दी का दूध वितरित किया गया। संविधान द्वारा मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। ऐसे राष्ट्रीय पक्षी की हत्या के मामले में गीगासर गांव के लोगों द्वारा आज काफी आक्रोश जताया गया। दिनांक 17 मई 2021 को दिन में बीकानेर जिले के साउथ रेंज एरिया क्षेत्र में गीगासर गांव की रोई में आदतन शिकारियों ने लंबे समय से राष्ट्रीय पक्षी मोरों को जहरीला दाना खिला करके मार रहे थे। कल पता चला कि गीगासर की रोई में 2 कृषि फार्मों पर सब्जी की खेती की हुई है, जिसमें आरिफ अली और महमद अली काश्तकार हैं जो राष्ट्रीय पक्षी मोरों को चुगा खिला करके और उसको मारे जा रहे हैं। कल 6 मोर राष्ट्रीय पक्षी, 4 तीतर, 4 कमेडियाँ मौके पर बरामद हुई और बीकानेर से क्षेत्रीय वन अधिकारी को सूचना देकर मौके पर भेजा गया, लेकिन क्षेत्रीय वन अधिकारी ने मौके पर जाकर के कोई कागजी कार्रवाई नहीं की गई। मौके पर जाकर के सारे राष्ट्रीय पक्षी मोरों को, तीतरों को, कमेडियों को बरामद कर बीकानेर ला करके पीएम करवा कर उसको दफना दिया गया, लेकिन मौका पंचनामा फट जब्ती कुछ नहीं बनाया गया, ना नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। आज फिर 2 मोर वहाँ मौके पर मृत मिले। वहाँ गांव वालों की सूचना पर हमने डीएफओ उप संरक्षक बीकानेर को सूचना दी। घटनास्थल पर क्षेत्रीय वन अधिकारी गए, उसको नामजद एप्लीकेशन दी गई, लेकिन अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। जो कि राष्ट्रीय पक्षी मोर गैर जमानती सज़ा है, फिर भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। आज अगर राष्ट्रीय पक्षी मोरों के खिलाफ नामजद मुकदमा नहीं किया जाता है तो हम इनके खिलाफ कड़ा विरोध करेंगे। ये लगातार काफ़ी दिनों से राष्ट्रीय पक्षी मोर मरते जा रहे हैं और उसी खेत के अंदर, उसकी रसोई में, ढाणी के अंदर, रसोई के अंदर तीतरों की पांखें, चूल्हे के पास अवशेष मिले हैं। एक राष्ट्रीय पक्षी मोर को बखेरे हुए जिसके मीट निकाला हुआ मौके पर पड़ा था, लेकिन उसको वन विभाग ने कोई जब्त नहीं किया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज हमने डीएफओ उप संरक्षक बीकानेर से मांग की है कि हम तुरंत प्रभाव से इनके खिलाफ कार्रवाई करें और इस मोरों को जब्त करके और शिकारियों को गिरफ्तार करें। आरएम न्यूज़ के माध्यम से मैं आम जन से यह अपील करना चाहूँगी कि आप सभी कोरोना एडवाइजरी की पालना करें, मास्क जरूर लगाएं, अपने हाथों को साबुन और सैनिटाइज़र से लगातार साफ करते रहें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक विशेष बात, बिना किसी आवश्यक कार्य के अपने घर से बाहर ना निकलें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल कुछ नई गतिविधियों के साथ इसी वक्त, इसी चैनल में, इसी बुलेटिन में आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।